काइनेटिक्स में ना, केमिकल काइनेटिक्स में हम केमिकल रिएक्शन जितनी भी हैं, केमिकल रिएक्शंस की स्पीड की बात करेंगे, ठीक है। और किस चीज़ की बात करेंगे, जो हमारे पास जो फैक्टर उनको रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं और उनके मैकेनिज्म्स, ठीक है, मैकेनिज्म कैसे आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखो, हमने ना क्लासिफिकेशन जो की है रिएक्शंस की, वो किन किन बेसिस पे की है। पहली है वेरी फास्ट रिएक्शन, जो बहुत तेज चलती है, कितने 10⁻⁻12 से 10⁻⁻16 सेकेंड में। आयनिक रिएक्शन जितनी भी है, ठीक है। आयनिक रिएक्शन कैसी होगी, जैसे NaOH प्लस HCl क्या देगा, NaCl प्लस वाटर। ये क्या है, आयनिक रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन होती हैं सारी की सारी। उसके बाद आती है वेरी स्लो। वेरी स्लो जो कुछ महीने कुछ दिन ले लेती है कंप्लीट होने के लिए, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, उसको टाइम लगता है होने के लिए, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। और वो रिएक्शन जो ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट है, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं मॉडरेट स्पीड से जो होती है। बेटा जनरली जो हम बात करते हैं, जो जितनी भी हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, वो सारी की सारी क्या होती है हमारे पास, मॉडरेट स्पीड पे होती है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का जो ब्रेक डाउन करते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, हमने बायोमोलिक्यूल्स में किया था, ठीक है, उनमें। उसके बाद अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं तो कैसे मेजर करते हैं, हमने बोला एक हमारे पास रिएक्टेंट है, एक हमारे पास प्रोडक्ट है। होता क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे जज कर सकते हैं, जब टाइम 0 होगा तो ये मान लो A है, रिएक्टेंट क्या है 0, पर जैसे ही कुछ टाइम बीतेगा तो रिएक्टेंट कुछ कम होगा ना, आफ्टर T टाइम A-X और कुछ X बनेगा। तो मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेसिकली वो डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट, माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कितनी कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम इसकी बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम इसकी बात करते हैं। अब मान लो मैंने लिया जैसे कि N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। मुझे पता है ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो मैंने बोला रेट क्या होगा, -d(N2/dt) -1/3 dH2/dt। हमेशा कोफिशिएंट नीचे लगाना है, और प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाते हैं, प्लस मतलब बनेगा वो dNH3/dt, ऐसे कोफिशिएंट हमेशा नीचे यहाँ लगा देते हैं डिवाइड में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ले लेती हूँ, मान लो मैंने लिया AA प्लस BB CCDD, मुझे पता है ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो रेट क्या होगा, -DA/dt। कंसंट्रेशन क्या होगी, ये स्मॉल है, यहाँ नीचे लिखेंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन हमेशा -dB/dt, कंसंट्रेशन यहाँ लिखेंगे, प्लस dC/dt, यहाँ कोफिशिएंट लगा दिया, प्लस DD/dt, स्मॉल डी आ गया, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इतना समझना। उसके बाद आता है एवरेज रेट। देखो एक आता है एवरेज, एक आता है इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है एक पॉइंट पे, एक एट अ पॉइंट की बात करते हैं, और एवरेज होता है एक रेंज की बात करते हैं, ठीक है, एक रेंज की बात करते हैं। देखो टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रहा है ग्राफ में, ये प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, ग्राफ में बढ़ रहा है। अब मान लो मैंने T1 से T2 की रेंज ली, T1 पे कॉन्सेंट्रेशन है C1 और T2 पे कॉन्सेंट्रेशन है C2, तो C1 से C2 कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ है ना, कम हुआ है C1 से C2, टाइम T2 माइनस T1, तो मैंने रेट को नेगेटिव, नेगेटिव क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के साथ कम हो रहा है। यहाँ पे T1 पे C1 है, T2 पे C2, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है, प्लस का साइन लगाया, ठीक है, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T। और इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या लगाते हैं, हम तो छोटा एक ग्राफ बनाते हैं, स्लोप क्रिएट करते हैं, इसको कहते हैं tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब C2 मतलब ये हो गया ना, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, और दिख रहा है तुम्हें फॉलिंग स्लोप है, फॉलिंग स्लोप है ना, ठीक है, तो रेट कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम आगे नेगेटिव साइन लगाते। यहाँ पे सेम, यहाँ पे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है C2 माइनस C1
और बेस क्या हो गया T2 माइनस C1, तो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। स्लोप कैसी आएगी? पॉजिटिव। इसमें स्लोप कैसी आ रही है? नेगेटिव। ठीक है, ये एक पॉइंट इंस्टेंट की बात की है। अब जो फैक्टर अफेक्ट करता है, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट की। हमें पता है हर रिएक्टेंट का अपना नेचर है। अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड स्ट्रांग होंगे तो क्या होगा? रिएक्शन धीरे होगी। ठीक है, अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड वीक होंगे तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसमें आ सकता है एमसीक्यू में। टेम्परेचर कैसे वेरी करता है? हम मान लो पहले टेम्परेचर था टी, पहले हमने टेम्परेचर लिया टी, अब टेम्परेचर को हमने 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, तो रेट क्या हो जाता है बेटा? ऑलमोस्ट डबल। डबल और ट्रिपल के बीच में रहता है, हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे से कोई पूछ ले टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट और टी डिग्री सेल्सियस पे, इसे पहले हम बोलते हैं म्यू। म्यू क्या? हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये वाला। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 2 या 3 टाइम्स हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। अब कैटलिस्ट की बात करते हैं। देखो, एक रिएक्शन को करवाने के लिए, किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एक एक्टिवेशन, अब मान लो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, करवाने के लिए मुझे क्या देना पड़ रहा है? इतना एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही है। जब तक हम ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देंगे, ठीक है, देखो अगर मैं ना समझाऊं तुम्हें बहुत उससे, तो देखो ऐसे होता है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी, और इस पूरे को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ईटी। जब तक हमारा रिएक्टेंट इतनी एनर्जी गेन नहीं करता, तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। तो ये क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये तो बहुत ज्यादा होगी ना एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट क्या करता है? इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। बाकी सब सेम रहता है, बस इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ठीक है, देखो कैसे। अच्छा, हम देखते हैं एक बार, यहाँ पे फैक्टर्स पे देखो। कैटलिस्ट के साथ ये बड़े वाला थ्रेशोल्ड है, और क्या बोलते हैं, विद कैटलिस्ट ग्राफ थोड़ा नीचे फॉल कर गया। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। तो कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है एंड प्रोवाइड्स अ रिएक्शन एंड ऑल्टरनेट पाथ टू कैरी आउट। ठीक है, एक ऑल्टरनेट पाथ देता है। सरफेस एरिया, हमेशा ये बात तो हमेशा याद रखना, सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा तेज रहेगी, हमेशा ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि हम अगर पाउडर फॉर्म में रिएक्टेंट को कर देते हैं ना, तो उसकी एक्टिव साइड्स बढ़ जाती है। एक्टिव साइड्स अगर बढ़ जाती हैं तो क्या होगा? रिएक्शन आपस में कोलिजन जल्दी होगी, जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना पाएगा। और रेडिएशन, देखो रेडिएशन का इफेक्ट ना फोटोकेमिकल रिएक्शन पे होगा। फोटोकेमिकल जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। देखो सनलाइट की प्रेजेंस वाली रिएक्शन पे अगर तुम यूवी रेज डालते हो, मतलब रेडिएशन इम्पार्ट देते हो उसको, तो रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है। फोटोकेमिकल वहीं पे फायदा देती है हमें। उसके बाद रेट लो। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर पेपर में आए, ठीक है, अगर मैंने बोला, सुनो पहले समझना बात को मेरी। ठीक है, मैंने बोला ए प्लस बी गिव्स सी और डी। मैंने बोला राइट रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन बोल देती हूँ मैं। तब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है? रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट, ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी। सिंपली कर दोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन से लिख दोगे, है ना, बाय बैलेंस्ड इक्वेशन। पर उसके लिए एग्जामिनर को लिखना पड़ेगा कौन सा एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, पर अगर मैं बोलूं खाली सिर्फ बोल देती हूँ रेट ऑफ इक्वेशन लिखो भाई, तुम बोलोगे नो इट कांट बी प्रिडिक्टेड। क्यों? रेट ऑफ रिएक्शन हम कभी भी बिना ऑर्डर के नहीं लिखते। जब तक एग्जामिनर मुझे ऑर्डर नहीं देगा कि भैया ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे देगा एग्जामिनर, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 1, ये मुझे एग्जामिनर देगा, तो मैं लिख सकती हूँ रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 एंड बी की पावर 1। नहीं तो यू कांट राइट इट बाय सीइंग अ बैलेंस्ड इक्वेशन, उसके लिए एग्जामिनर देगा। नहीं, अगर ऑप्शन में है ना राइट रेट इक्वेशन,
हाँ, अगर हाँ एक और चीज हो सकती है, तुम कब लिख सकते हो, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। हाँ, अगर ये लिख देना एग्जामिनर, देयर इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, मान लो ये दे देता है, और एग्जामिनर साथ में लिखता है एलिमेंट्री है, देखो दो ही केसेस में लिख सकते हो, एलिमेंट्री इक्वेशन है, एलिमेंट्री मतलब जो एक ही स्टेप में होती है, उसमें ज्यादा स्टेप्स नहीं होते, ठीक है। तो तुम रेट क्या लिखोगे, रेट K N2 की पावर 1 H2 की पावर 3, सिंपल सीधा काम है। पर अगर एग्जामिनर एलिमेंट्री लिखता है तो तुम बैलेंस्ड इक्वेशन देख के लिखते हो रेट, या वो लिखता है लॉ ऑफ मास एक्शन तो तुम लिख सकते हो। अगर नॉर्मल अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ इक्वेशन की, तो नहीं, हम इसको बैलेंस्ड इक्वेशन देख के कभी भी नहीं लिखते, दो बातें उसको देनी ही पड़ेंगी अगर बैलेंस्ड इक्वेशन देख के लिखनी है, या तो एलिमेंट्री लिखे वो, या वो क्या लिखे, लॉ ऑफ मास एक्शन से लिख दो, तो लिख दोगे। उसके बाद रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या होता है हमारा, के, किसके ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा के होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है एक टेम्परेचर पे, हाँ टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेट कांस्टेंट चेंज होता है। ये कौन पढ़ाता है हमें, आर्हेनियस पढ़ाता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। ये कौन पढ़ाता है हमें, आर्हेनियस पढ़ाता है। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेम रिएक्शन हैज डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग हो जाता है। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन याद रखना, डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये बात याद रखना। हाँ, पर रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसकी यूनिट डिपेंड करती है, कैसे, फॉर्मूला क्या है, K is equal to mole per liter 1 minus n सेकेंड इनवर्स। n क्या है, ऑर्डर। हम ना पता है क्या करते हैं, K की यूनिट देख के भी हम बता सकते हैं कभी कभी कि फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, या सेकेंड, या कोई भी ऑर्डर है, क्योंकि तुम मान लो यहाँ जीरो ऑर्डर होता तो n की वैल्यू जीरो पुट करते तो क्या हो जाता, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। मान लो अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो 1 - 1 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो यूनिट क्या रह जाती है, सिर्फ सेकेंड इनवर्स रह जाती है। उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर क्या है हमें एग्जामिनर देगा, हम ऐसे तो नहीं बता सकते। सम ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट टू विच द मोलर कंसेंट्रेशन इन, देखो रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है, आर रेज टू एक्सप्रेस एंड ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन। देखो जैसे ए बी बी, अब एग्जामिनेशन है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, अल्फा है, बी के रिस्पेक्ट में क्या है, बीटा है, तो रेट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो ऑर्डर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अब मैं बैक एक्सरसाइज में कराऊंगी क्वेश्चन तुम्हें, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है ये हमें याद करने बेटे, अगर मान लो बाई चांस आ गया और तुम्हें बोल दिया ऑर्डर बताओ, तो तुम कैसे करोगे, ये दो तीन तो याद कर लेना। देखो H2 + Cl2 गिव HCl, ये जीरो है, H2 के रिस्पेक्ट में पावर जीरो रहती है, Cl2 के रिस्पेक्ट में भी जीरो रहती है। HI का डिकॉम्पोजिशन, देखो पावर जीरो है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अमोनियम नाइट्रेट का डिकॉम्पोजिशन, ये भी देखो C2H4 और H2 है, देखो देखने में तो दो है, 1 + 1, अगर मैं नॉर्मल करूं बैलेंस इक्वेशन देखे तो 1 + 1 2 हो जाना चाहिए ऑर्डर, पर देखो H2 के रिस्पेक्ट में क्या है, जीरो है ना, ये याद करनी है हमें, ठीक है। देखो अब N2 है, अगर मैं नॉर्मल देखूं तो मेरे लिए तो 2 है, अगर मैं बैलेंस के हिसाब से करती तो मैं तो ऑर्डर 2 लिख देती, पर नहीं ना, ऑर्डर क्या है इन एक्चुअल 1 है, ठीक है। डिकॉम्पोजिशन ऑफ HI, ठीक है, देखो ऑर्डर 2, देखो यहाँ HI की थर्मल डिकॉम्पोजिशन में HI का ऑर्डर क्या आया, जीरो, देखो नॉर्मल में देखना HI का ऑर्डर क्या है, 2, समझे, समझना बात को बेटे, ठीक है। ऑर्डर में NOO3 दोनों का 1 1 1 + 1 2 हो जाएगा। फ्रैक्शनल में ये फ्रैक्शनल भी याद करना, देखो 1 + हाफ कितना हो गया, 3/2, ठीक है, ये हो गया ऐसे। देखो ऑर्डर फॉर एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कौन सी रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप में होती है, और कॉम्प्लेक्स कौन सी होती है जो मल्टी स्टेप में होती है, जिसको तुम एक स्टेप में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखो एलिमेंट्री रिएक्शन, द रिएक्शन विच अकर इन सिंगल स्टेप इज नोन एज, उसका ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, सिंपल काउंट करो आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रिएक्शन विच अकर इन मोर देन वन स्टेप में होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप, बिकॉज स्लोएस्ट स्टेप इज व्हाट, इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब कैसे पता चलेगा ऑर्डर, देखो तुम्हें एग्जामिनर मैकेनिज्म देगा, ये देखो ये रिएक्शन दी, मैंने बोला ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, दिया एग्जामिनर ने इसका मैकेनिज्म, अब लिख दिया ये स्लो स्टेप है, मतलब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें ऑर्डर किससे देना है, इसी वाले से देना है, तो तुम क्या लिखोगे, अब देख के लिख दो,
रेट के NO2 की पावर 1 F2 की पावर 1 1 + 1 2। अब तुम्हारे लिए स्टेप 2 का कोई रोल नहीं। समझ आई बात? आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखो मैकेनिज्म्स। देखो N2O5 4NO2, फिर मैकेनिज्म दिया। स्लो स्टेप कौन सा है? N2O5 वाला। कितने रिएक्टेंट है? एक। ऑर्डर क्या है? फर्स्ट, यूनिमोलिकुलर। सिंपली मैकेनिज्म फिर से दिया इसने, स्टेप 1 स्टेप 2। स्लो स्टेप ऑर्डर है, यही होगा ऑर्डर। NO2 दो बार है, NO2 का स्क्वायर कौन सी होगी? बायोमोलिकुलर। फिर से आ जाओ, मैकेनिज्म स्लो स्टेप है फास्ट स्टेप है, कौन सा लोगे? स्लो वाला। ऑर्डर 2। H2O I नेगेटिव, H2O I नेगेटिव, H2O2 IO नेगेटिव, H2। स्लो फास्ट ये हो गया। रेट क्या होगा? H2O2 पे डिपेंड करेगा और I दोनों की पावर 1 1 1 1। सेकेंड ऑर्डर हो गया बायोमोलिकुलर। समझ में आई बेटा बात? अगला देखो, अगला आता है मॉलिकुलैरिटी। मॉलिकुलैरिटी क्या होती है? मॉलिकुलैरिटी होती है बेटा नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, जितने रिएक्ट कर रहे हैं। कितने रिएक्टर रिएक्ट करें? एक, यूनिमोलिकुलर। कितने रिएक्टर रिएक्ट करें? दो, बायोमोलिकुलर। दो और एक, टर्मोलिकुलर। ठीक है। देखो एलिमेंट्री रिएक्शन में तो कोई दिक्कत, एलिमेंट्री कौन सी है? जो सिंगल स्टेप में हो जाती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्टेंट को ऐड करो, मॉलिकुलैरिटी। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ना बच्चे याद रखना, कभी भी ओवरऑल मॉलिकुलैरिटी नहीं देते। जो हम स्टेप्स पढ़ते हैं ना, ये पढ़ा स्टेप 1 स्टेप 2, इनकी अलग अलग मॉलिकुलैरिटी देते हैं। इसमें कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करें? 1, तो इसकी मॉलिकुलैरिटी 1। इसमें कितने रिएक्ट करें? 2, तो इस स्टेप की मॉलिकुलैरिटी 2। पर अगर तुमसे एग्जामिनर पूछ ले, नहीं मुझे पूरे रिएक्शन की मॉलिकुलैरिटी बताओ, तो तुम्हारे पास एक ही चारा है, क्या? स्लो स्टेप को देखने का। स्लो स्टेप में कितने हैं? एक है, यूनिमोलिकुलर। अगर एग्जामिनर बाई चांस वैसे तो देखो मल्टी स्टेप की बताते हैं, मल्टी स्टेप 1 में यूनिमोलिकुलर है या बायोमोलिकुलर है, जैसे देख के। पर अगर एग्जामिनर तुमसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल पूछ लेना, तो स्लो स्टेप देखो, उसी से ऑर्डर बताओ, उसी से मॉलिकुलैरिटी भी बता दो, काम खत्म। मॉलिकुलैरिटी आता है, ठीक है, याद रखना। ओवरऑल मॉलिकुलैरिटी हैज नो रोल, मॉलिकुलैरिटी इज डिफाइंड फॉर ईच स्टेप। और अगर ज्यादा पूछ ले तो इट डिपेंड ऑन द स्लो स्टेप, ये बात याद रखना। अगला इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। देखो डेरिवेशन तो वैसे कभी पूछी नहीं गई, तुम्हें इक्वेशन याद रखना। ये हमारे पास फर्स्ट जीरो ऑर्डर की इक्वेशन है, ठीक है। ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी। ए नॉट क्या है? इट इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन। ए क्या है? कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। के क्या है? रेट कांस्टेंट। और टी क्या है? टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा अब देखो, वैसे तो मैं हाफ लाइफ इसका निकाल सकती थी, पर तुम निकालो इसका हाफ लाइफ। क्या करो, हाफ लाइफ में क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू के टी है। इनिशियल ए है, आफ्टर टाइम टी क्या होगा? ए बाई टू इज इक्वल टू के। हम क्या निकाल रहे हैं? टी हाफ। क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, हाँ, ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू के टी, इनिशियल ए माइनस टू आफ्टर टाइम टी, के टी हाफ। तो ए बाय टू इज इक्वल टू के टी हाफ। तो टी हाफ कितना हो गया? इनिशियल कंसेंट्रेशन 2 के, ठीक है। ये दो फॉर्मूले बच्चे हमें याद करने पड़ेंगे जीरो ऑर्डर के। इक्वेशन हम रिएक्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस भी, ठीक है। अब देखो ग्राफ, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो 5 मार्कर में ग्राफ आ सकता है। मान लो मैंने तुम्हें ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ दे दिया, ठीक है, और बोला बताओ ये कौन सा ऑर्डर है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। अब ए और टी का ग्राफ है, हमने इक्वेशन ली ए नॉट माइनस के इज इक्वल टू, पहले देखो ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू के टी। हमारा जो ये वाई एक्सिस पे है और ये हमारा एक्स एक्सिस पे है। पहले तो जो वाई वाला उसको अकेला कर लो, ए को हमने बिल्कुल अकेला कर लिया, इसको उस साइड ले जाते हैं, ले गए माइनस के टी। ये वाई पे, टी पे क्या है? एक्स, एक्स के साथ वाला होता है एम। स्लोप कैसी आ रही है? नेगेटिव, फॉलिंग स्लोप बना दोगे। और साथ में आ रहा है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव, तो ऊपर से ग्राफ बनेगा फॉलिंग स्लोप का। अच्छा अभी हमने बोला जीरो ऑर्डर, रेट और कंसेंट्रेशन। अब देखो जीरो ऑर्डर है तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज
1, तो रेट किसके इक्वल है? के। क्या रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है जीरो ऑर्डर में? नहीं। ग्राफ कैसा आता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टी हाफ और ए नॉट का ग्राफ अभी पढ़ा तुमने, टी हाफ का रिलेशन क्या पढ़ा? टी हाफ इक्वल्स टू ए बाय 2 के, नहीं पढ़ा ना हमने? ए क्या? इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब टी हाफ और ए क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, कोई इंटरसेप्ट तो है नहीं, जीरो। ठीक है, उसके बाद अगला है इंटीग्रेटेड रेटिंग। बेटे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज इससे कवर करते हैं। क्या आएगा देखो, फॉर्मूला क्या है इसका? ये रहा 2.303 ए ओवर ए माइनस एक्स। ठीक है, देखो कैसे, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट ओवर ए, कंसेंट्रेशन ऑफ ए नॉट ओवर ए। ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसेंट्रेशन, और ए क्या है? आफ्टर टाइम टी, जितना भी होगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज में, एक दो मैं करा दूंगी, फिर तुम ट्राई करना इसके करने की। अब इसी की यहीं पे हाफ लाइफ निकाले हम, एक बार हाफ लाइफ निकालते हैं। k इज इक्वल टू 2.303 टी हाफ लॉग a ओवर a बाई 2 कर दो सीधा, 2 पर चला जाएगा log 2, क्या रह गया? 2.303 बाई टी हाफ log 2, log 2 होता है 0.3010। सॉल्व करें, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ, अच्छा इसको सॉल्व भी कर देते हैं ना, log 2 की जगह 0.693, तो फॉर्मूला क्या हो गया टी हाफ का? 0.693 अपॉन के। बोलो आ गया आंसर? ठीक है, टी हाफ का आ गया फॉर्मूला, यही अगले पेज पर डिराइव किया। ठीक है, ये कर लेंगे ना हम, खुद कर सकते हैं, मैं डिराइव। अगले पे आओ, ये ग्राफ है, तुम एक बार ट्राई करना ग्राफ प्लॉट करने की। चलो पहले ये वाला एक बार करें, ये आसान है, अभी अभी किया। टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 बाई के, बताना भैया डिपेंड करता है क्या ए के ऊपर? नहीं करा। ग्राफ कैसा आएगा? पैरेलल टू। अगला ये लॉग ए नॉट बाय ए और टी का ग्राफ है। हमने क्या ही क्वेश्चन पढ़ी? के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाय ए। जो वाई एक्सिस पे होता है ना उसको हमेशा अकेला कर दो, इसको ले आओ इधर, क्या हो जाएगा? के अपॉन 2.303 इंटू टी लॉग ए नॉट बाय ए, ये क्या है? वाई इज इक्वल टू एम एक्स। क्या सी है? नहीं है। ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। स्लोप क्या है? ये पूरी। ठीक है, यहां आ जाओ, लॉग ए और टी का बोल रहा है अभी। अब क्या करोगे? के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाय ए, के टी अपॉन 2.303 लॉग ए नॉट। इसको अकेला करना पड़ेगा ना, क्योंकि y को हमेशा अकेला करना है। इसको इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा? log a इज इक्वल टू log a नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप कैसी आ रही है? नेगेटिव, और इंटरसेप्ट भी आ रहा है, लगा दो फॉलिंग स्लोप, बन गया ग्राफ। बेटे आएंगे ये ग्राफ पेपर में, 5 मार्क में जरूर आता है ग्राफ, डिसाइड करो, और फिर उसी के बारे में पूरा वो 5 क्वेश्चन 5 पार्ट्स होते हैं, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा एक बात याद रखना, अगर पेपर में ना दिया हो रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके को आंख बंद करके, रेडियो एक्टिव डिके को आंख बंद करके फर्स्ट ऑर्डर मानना है, बिना कुछ सोचे। सारे फॉर्मूले उसमें फर्स्ट ऑर्डर के लगेंगे, ठीक है, चाहे के निकालना हो चाहे टी हाफ निकालना हो, सब कुछ फर्स्ट ऑर्डर का लगता है, आंख बंद करके फर्स्ट ऑर्डर करना है उसको। ठीक है, अच्छा हाँ, ये जनरल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, सॉरी हाफ लाइफ की। क्या है? अगर मान लो मैं सेकंड ऑर्डर के लिए पूछ लेती हूँ, टी हाफ और कंसंट्रेशन कैसे रिलेटेड है, तो अब तुमने तो जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ते हो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ते हो, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए थोड़ी पढ़ते हैं हम ऑर्डर। तो यहाँ पे एन की जगह वैल्यू डालना, मान लो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, ऐसे। ठीक है, बस ऑर्डर उस पर डिपेंड कर जाता है। ठीक है,